जाति समीकरण तो कोई विषय अब नहीं रह गया है, क्योंकि जाति समीकरण का जो विषय था वो पहले ये होता था कि फला जाति हमारे साथ है, फला जाति फला के साथ है। उन जातियों का अब समीकरण नहीं रह गया। आज के लोग भाईचंद जी के साथ जुड़े थे क्योंकि हम लोग समाजवादी पार्टी में लगातार सक्रिय रहे और सक्रिय होने के बाद जब समाजवादी पार्टी छोड़ा हम लोगों ने, तो अपने सजातीय लोगों का, अपने इष्ट मित्र बंधु बांधव जिन बिरादरियों के थे, विभिन्न जातियों का वोट हम लोगों ने भाईचंद जी के साथ प्लस किया, तो भाईचंद जी का आंकड़ा 1,27,000 तक गया था। खजनी डॉक्टर संजय निषाद जी जो ने है, निषादों के लिए इतना काम किया डॉक्टर संजय निषाद जी ने कि निषाद की आर्थिक स्थिति से लेकर सामाजिक पहचान बनाने तक का प्रयास डॉक्टर संजय निषाद जी द्वारा किया गया। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं श्रीनारायण सिंह कौशिक जी। एक लंबा राजनीतिक अनुभव रहा है और पूर्वांचल के समाज सेवी और एक उद्यमी के रूप में इन्होंने काफ़ी पहचान बनाई है। ये भालचंद के काफ़ी करीबी रहे हैं और इनका पुराना राजनीतिक अनुभव रहा है। तो आइए हम जानते हैं कि लोकसभा चुनाव जो संत कबीर नगर 62 का है, क्या किस करवट बैठेगा और भाजपा का क्या हाल रहेगा। तो जाति समीकरण तो कोई विषय अब नहीं रह गया है, क्योंकि जाति समीकरण का जो विषय था वो पहले ये होता था कि फला जाति हमारे साथ है, फला जाति फला के साथ है। उन जातियों का अब समीकरण नहीं रह गया। आज के तारीख में स्थिति यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो है उसकी विकासकारी जो नीतियां रही हैं, जन जन तक अपनी योजनाओं को पहुंचाया है, और जो जन जन तक योजनाएं पहुंची भारतीय जनता पार्टी की, उन योजनाओं के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी इस स्थिति में खड़ी है आज के डेट में कि भारतीय जनता पार्टी को सर्व समाज का वोट मिल रहा है। किसी जाति किसी धर्म में आप उसको बांट नहीं सकते हैं। और आज के डेट की जो 62 लोकसभा क्षेत्र संत कबीर नगर की आप बात कर रहे हैं, 62 लोकसभा संत कबीर नगर तो पूर्व से ही जो है ये भारतीय जनता पार्टी का गढ़ रहा है। किन्हीं कारणों बस कभी भटका हुआ एक आध बार, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का ये गढ़ होने के नाते यहाँ पे प्रवीण निषाद जी के जो है जीतने में कोई संशय नहीं है। और भी इतना बड़ा अंतर होगा कि जो विरोधी कभी कल्पना भी नहीं कर पाएंगे कि कितना बड़ा अंतर होने जा रहा है। इसका जो सबसे बड़ा कारण है कि पूर्व में जो चुनाव हुआ था, आप लोग यदि पूर्व की लोकसभा चुनाव का यदि आप लोग आकलन करेंगे तो सपा बसपा गठबंधन होने के बाद जो है भारतीय जनता पार्टी ने जो लगभग 35-36 हजार वोट से यहाँ चुनाव जीता था। आज के डेट की जो स्थिति यह है कि भारतीय जनता पार्टी अलग लड़ रही है और समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी अलग चुनाव लड़ रही है। बहुजन समाज पार्टी पिछले विधानसभा चुनाव में, लेकिन कांग्रेस भी तो साथ में ही है इस समय। तो कांग्रेस साथ में थी, तो आम आदमी पार्टी मैं आपकी बात से इत्तेफाक रखता हूं। तो कांग्रेस का 1,27,000 वोट था, तो जो 1,27,000 वोट था, उस 1,27,000 वोट में आप ये मान के चलिए कि जो कांग्रेस का 1,27,000 वोट था उसमें हम जैसे जो व्यक्तिगत लोग भाईचंद यादव जी के साथ लगे थे, हम जैसे लोगों का भी बहुत बड़ा योगदान रहा कि भाईचंद जी 1,27,000 वोट तक पहुंचे। जो उनका मूल वोटर था, जो उनका सजातीय वोटर था, मैं खजनी का उनका प्रभारी रहा, जो उनके मूल वोटर थे, जो उनका खास तौर से जो उनके सजातीय वोटरों का जो बूथ था, उन बूथों का यदि आप आकलन पूर्व का यदि आंकड़ा आप निकाल कर देखेंगे तो किसी बूथ पर 5 वोट, किसी बूथ पर 3 वोट, किसी बूथ पर 7 वोट ही उनको अपने सजातीय लोगों का मिला था। बाकी अन्य बिरादरियों का हम लोगों ने अपने अथक प्रयास करके अन्य बिरादरियों को भाईचंद जी के साथ जोड़ने का प्रयास किया था, और अन्य बिरादरी का वोट मैं भाईचंद जी के साथ हम लोग लाए थे। यहाँ पे पूर्व में आप देखिए 22-23 हजार 25 हजार वोट कांग्रेस पाती थी, उसका जो कैडर वोट है वो 22-23 हजार 25 हजार वोट का ही था। लेकिन हम जैसे लोग भाईचंद जी के साथ जुड़े थे क्योंकि हम लोग समाजवादी पार्टी में लगातार सक्रिय रहे और सक्रिय होने के बाद जब समाजवादी पार्टी छोड़ा हम लोगों ने, तो अपने सजातीय लोगों का, अपने इष्ट मित्र बंधु बांधव जिन बिरादरियों के थे, विभिन्न जातियों का वोट हम लोगों ने भाईचंद जी के साथ प्लस किया, तो भाईचंद जी का आंकड़ा 1,27,000 तक गया था। खजनी विधानसभा एक ऐसी विधानसभा थी जहां पे 4,000 वोट से अधिक कभी कांग्रेस नहीं पाती थी, लेकिन पिछले चुनाव में भाईचंद यादव जी को 9,500 वोट वहां से मिले थे। इसी तरीके से आलापुर का हाल था, वहां भी 3-4 हजार वोट कांग्रेस को मिला करता था, वहां भी 8, 8.5, 9 हजार वोट मिला। जो सर्वाधिक वोट उनको मिला था वो मिला था खलीलाबाद में। तो खलीलाबाद हम लोगों की भी कर्म भूमि रही, और खजनी जो है हमारा अपना स्वयं का गृह विधानसभा है, तो उसमें हम लोगों के व्यक्तिगत संबंध है जिस कारण ये आंकड़ा पहुंचा था। लेकिन धनघटा का क्षेत्र देख लिया जाए और मेहदावल का क्षेत्र देख लिया जाए तो ये निषाद बाहुल्य क्षेत्र माना जाता है। और आपके जो सपा के कैंडिडेट हैं पप्पू निषाद, ये भी निषाद बिरादरी से है,
तो ये तो जो है अपना दावा भी कर रहे हैं कि हमारे पास निषादों का वोट बाहुल्य है और इस बार जो है हम निषादों का भी 50% उनसे ज्यादा वोट बटोर रहे नहीं, हैं। देखिए आप डॉक्टर संजय निषाद जी जो ने है, निषादों के लिए इतना काम किया डॉक्टर संजय निषाद जी ने कि निषाद की आर्थिक स्थिति से लेकर सामाजिक पहचान बनाने तक का प्रयास डॉक्टर संजय निषाद जी द्वारा किया गया। और डॉक्टर संजय निषाद जी आरक्षण तो दिला नहीं पाए 12%। आरक्षण का प्रयासरत है, वो अपने उस कार्य के लिए प्रयासरत है, उसको आप ऐसे नहीं कर सकते कि नहीं दिला पाए। वो भी तो लोग नहीं, देखिए ऐसा है कि जब कोई भी चीजें बनती है एक दिन में कोई कार्य पूर्ण नहीं होता है, उसका एक लंबा समय होता है, लंबा उसको समय लगता है, क्योंकि सरकार से उसको जो है संसद से पास कराना पड़ता है। तो इतना आसान नहीं होता है किसी चीज को एक बार में कह लेना। वो प्रयासरत है, जैसे विभिन्न जातियों को मिला है, जिस तरीके से सवर्णों को 10% आरक्षण दिया गया, उसी तरीके से आने वाला जो चुनाव होगा, जो अगली पंचवर्षीय योजना आपको देखने को मिलेगी इस चुनाव के बाद, इसमें आप देखेंगे कि निषादों को भी आरक्षण मिलेगा। नहीं तो आप आपकी बात कर लीजिए। सर्व समाज जो अभी आपके नेता हैं विपक्ष के, वो कहते हैं कि सर्व समाज हमारे साथ चल रहा है। सर्व समाज को हमने जब 2012 से पूर्व हम मंत्री थे पप्पू निषाद जी, तो उन्होंने लोगों को पहचान भी दिलाने का काम किया। तो उस क्या लगता है कि वहां के वोटर इनके अंदर कन्वर्ट होंगे और सर्व समाज मैं आपसे ही उल्टा इस पे सवाल करना चाहता हूं कि यदि इतना बढ़िया कार्यकाल था उनका और इतने बढ़िया कार्यकाल में लोगों ने काम किया था, तो जो पार्टी 212-14 सीट तक पहुंची थी, वो पार्टी 47 सीट पर आकर सिमट गई। यदि इतना ही अच्छा इन लोगों ने कार्य किया होता और इतना ही अच्छा लोगों के लिए पहचान बनाया होता, इतना प्रयास होता, तो ये लोग 47 सीट पे कैसे सिमट? ये भी तो तर्क है कि भाई वो ये कहते हैं कि उस समय भाजपा की लहर थी, तो भाजपा ने अपने मोदी लहर में ये बाजी मार ले गई और हमारी सीटें कम हो गई। नहीं, 2017 का 2000 जनता भी खामोश 2017 के चुनाव को मोदी लहर खत्म हो गई। आज मोदी लहर कहां खत्म है? अब तो मोदी लोग बेरोजगारी बढ़ गई। कहीं बेरोजगारी कहां पे है? बेरोजगारी महंगाई कहां है आपको दिखती है? आप मुझे यह बताइए कि 900 रुपए का गैस सिलेंडर यदि लोगों को मिल रहा है, वह 900 रुपए का गैस सिलेंडर आज वो महीने भर चलता है, उसकी बात लोग कहते हैं कि महंगाई है। और तब की सरकारों में जो है लंबी लंबी लाइनें लगा करके 3 बजे भोर में लोग जाकर के लंबी लंबी लाइनें लगा करके गैस सिलेंडर के लिए अपना सिलेंडर रख देते थे। और जब सिलेंडर की गाड़ी आती थी तो लोग सिलेंडर लेने जाते थे और खाद की दुकानों पर जो है लाठियां खाते थे किसान हमारे। आज आप बताइए कि कहीं खाद की क्राइसिस हो, कहीं गैस की क्राइसिस हो, तो ऐसा नहीं है। समय जो परिवर्तन हो रहा, आप बताइए कि आज आप सभी लोग कहते हैं कि जो जमीन हमने जो है 5 साल पहले लिया था, उस जमीन को मैंने 5 लाख में लिया था, और 5 साल बाद आज जमीन की जो वैल्यू है वो 20 लाख हो गई। तो जमीन की वैल्यू 20 लाख रुपए, आपको खुशी होती है कि 20 लाख रुपए हो गई, लेकिन समय के अंतराल के हिसाब से जनसंख्या घनत्व तो बढ़ रहा है, सारी चीजें बढ़ रही हैं, तो उसमें यदि थोड़ा सा मूल्य बढ़ता है, पंचम वेतन आयोग उस समय चलता था, आज छठा वेतन आयोग, 7वां वेतन आयोग लोगों को दिया गया, तो आखिर यदि थोड़ा सा नौकरियां तो कम हुई नहीं, नौकरियां कहीं कम नहीं हुई। प्राइवेट सेक्टर में सरकार ने इतना ज्यादा काम किया। आप गोरखपुर में चले जाइए, गीडा है, गीडा में चंद फैक्ट्रियां काम करती थी, आज आपका गीडा जो है समझ लीजिए कितने बड़े क्षेत्रफल में फैल चुका है, जहां नई नई कंपनियां आ रही, चाहे पेप्सिको हुआ, चाहे अंकुर सरिया हुआ, ऐसी थी बड़ी बड़ी कंपनियां आ रही जिसमें हजारों लोगों को रोजगार के अवसर उपलब्ध हुए हैं। अब रोजगार का मानक यदि आप सरकारी नौकरी से लेंगे तो सरकारी नौकरी रोजगार का मानक नहीं है। रोजगार का मानक यह होता है कि आप अपने को आर्थिक समृद्ध बनाने के लिए, अपने परिवार के भरण पोषण करने के लिए आप किसी तरीके का यदि कार्य कर रहे हैं, तो आप यह समझिए कि आप जो है उस नौकरी को कर रहे हैं। और रोजगार के अवसर ऐसे मिले तमाम लोगों को, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के माध्यम से, एमएसएमई के माध्यम से तमाम इंडस्ट्रियां लगाने का अवसर सरकार ने दिया। पहले लोन के लिए चक्कर लगाने पड़ते थे, आज लोन के लिए कम से कम चक्कर नहीं लगाने पड़ते हैं। अगर राजनीतिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो लोकसभा 62 में जो जातिगत समीकरण है, उसका कितना प्रभाव आने वाले चुनाव में पड़ेगा 25 में? देखिए, जातिगत समीकरण का कोई असर नहीं पड़ने वाला है, और प्रवीण निषाद जी को सभी जातियों का, सभी वर्गों का मत मिलने जा रहा है। और प्रवीण निषाद जी जो है लगभग 2 लाख वोटों से अधिक अंतर से यह लोकसभा का चुनाव जीतेंगे। तो लोकसभा 62 है, अगर जाति समीकरण देखा जाए तो क्या प्रतिशत है तमाम जातियों की?
देखिए, तमाम जातियों का यदि आप जैसे जो अभी चुनाव आयोग ने अपना एक जारी किया है जिसमें उसने कहा 21% दलित का, 21% दलित में जिसमें 12% उन्होंने हरिजन को अलग से बांट दिया है। तो जो 21% दलित बताया, यदि 12% मान लीजिए हरिजन का वोट है, उसके बाद जो 9% बचता है उसमें बेलदार है, धोबी है, ये जो बिरादरियां है 100% भारतीय जनता पार्टी का वोटर है। जो हरिजन वोटर की जिसको बात जो आप 9% 12% अलग से बांट करके देख रहे हैं, 12% जो वोटर है उसको सबसे अधिक लाभान्वित यदि किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है, चाहे उनको आवास के माध्यम से हो, चाहे राशन के माध्यम से हो, चाहे शौचालय के माध्यम से हो, चाहे विद्युतीकरण के माध्यम से हो। इन सभी माध्यमों से जो है भारतीय जनता पार्टी ने उनको मजबूत करने का प्रयास किया है और उनकी आर्थिक स्थिति को सुधारने का प्रयास किया है। आज के डेट में यदि किसी व्यक्ति को मकान मिलता है सरकार द्वारा तो क्या उसकी आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं हुई? उसकी आर्थिक स्थिति को तो मजबूत कर रहा है। कोई भी व्यक्ति यदि अपना एक कमरे का ही मकान बनाता है तो कम से कम 1.5-2 लाख रुपए या 1 लाख रुपए 1.25 लाख रुपए उसके खर्च होते हैं। उतना सरकार देकर के उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत कर रही है। तो वो सारे वोटर जो भी आपको दिख रहे हैं, जिसको 21% आप दलित वोटर मान रहे हैं, वो पूरा का पूरा दलित समाज आज के डेट में भारतीय जनता पार्टी की तरफ आशा भरी नजरों से देख रहा है। चाहे अन्य बिरादरी जिसका भी आंकड़ा आप देखिए, चाहे 3% यहाँ मौर्य है, 7% वोट मौर्य का भारतीय जनता पार्टी के साथ जा रहा है। आपका 14% जो है बनिया, सुनार, कहार, कोहार, ये सारे बिरादरी वोट है, ये सारा वोट भारतीय जनता पार्टी के साथ जा रहा है। अब आप आंकड़े के हिसाब से देखेंगे 14% यादव आप जोड़ते हैं तो 14% यादव, 21% मुसलमान का आप आंकड़ा इस पूरे इस जनपद में देते हैं। तो जो 14% मुसलमान का, 21% मुसलमान और 14% यादव का देते हैं, इसमें भी आप ये मान के चलिए कि कम से कम 50% वोट जो है भारतीय जनता पार्टी को मिलने जा रहा है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने कभी किसी जाति, धर्म, वर्ग को देख करके अपनी योजनाओं का लाभ नहीं पहुंचाया। भारतीय जनता पार्टी ने अपनी योजनाओं का लाभ सभी को पहुंचाया, चाहे मुस्लिम महिलाओं के लिए 3 तलाक का मुद्दा रहा हो, चाहे यादव परिवार को आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए, चाहे उनको मुफ्त में राशन देने की बात हो, चाहे उनका मकान बनाने की बात हो, सारी योजनाओं का लाभ भारतीय जनता पार्टी ने सभी को पहुंचाया है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी इंजीनियर प्रवीण निषाद को सभी सर्व समाज का वोट मिलने जा रहा है और इंजीनियर प्रवीण निषाद आने वाली 4 तारीख को भारी बहुमत से चुनाव जीतने जा रहे हैं। जातीय समीकरण तो दोनों निषाद समुदाय से आते हैं करेंगे, तो इसका कहीं असर देखेगा? भाई देखिए, निषाद समाज जो है वो भी अब काफी बुद्धिजीवी है। निषाद समाज जो है, जो राम जी की नैया को पार लगाया था, वो व्यक्ति इतना जानता है कि हमारे प्रभु राम ने जो है हमको पहचान दिया था, हमारा सम्मान बढ़ाया था, तो प्रभु राम का सम्मान बढ़ाने के लिए निषाद कहीं पीछे नहीं रहेगा। और आज का जो चुनाव है वो भारतीय जनता पार्टी ने जो 500 वर्षों का इंतजार था इस देश के हिंदू जनमानस को कि राम मंदिर का निर्माण जो हो, राम जी अपने भवन में विराजमान हो, आज भारतीय जनता पार्टी ने राम मंदिर का भव्य निर्माण करके यह पूरे देश को ही नहीं पूरे विश्व को यह संदेश दे दिया है कि भारत में जो है सनातन धर्म के साथ किसी भी तरीके का खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और जो हमारा निषाद समाज है वह तो प्रभु राम का अनन्य भक्त रहा है। तो आप ये कैसे आशा कर सकते हैं कि निषाद समाज जो है इंजीनियर प्रवीण निषाद को छोड़ करके पप्पू निषाद जी के साथ जाएगा? कुछ चंद लोगों को जो आप लोगों मीडिया के माध्यम से मैं देख रहा हूं कि कुछ भाई जो है उनका कुछ लोगों का बयान देते हैं, वो किन्हीं कारणों बस कहीं कोई किसी व्यक्ति से कोई रिश्तेदार होगा या कोई किसी का परिचित होगा, तो ऐसे लोगों को ढूंढ करके यदि समाज में ला करके बताया जा रहा है कि निषाद समाज में प्रवीण निषाद जी का विरोध है या प्रवीण निषाद जी को वोट नहीं देने जा रहे हैं, इस मुगालते में रहने की जरूरत नहीं है। प्रवीण निषाद जी को मैं उसको 100% कह सकता हूं, 100% निषाद समाज भी नहीं सब समाज वोट देने जा रहा है और प्रवीण निषाद जी यहां से भारी बहुमत से चुनाव जीतने जा रहे हैं। 5 सालों तक प्रवीण निषाद कई क्षेत्र में नजर नहीं है, आक्रोशित है जनता। नहीं, देखिए प्रवीण निषाद जी गोरखपुर में उपचुनाव जीते थे, वहां के सांसद रहे। उसके बाद प्रवीण निषाद जी जब खलीलाबाद में उनको जब कार्यकाल मिला, तब से आप सभी जानते हैं कि 3 वर्ष कोविड का काल रहा, 2 वर्ष तो कोविड अपने पूरी चरम सीमा पर रहा। 1 साल सभी लोग, हम आप सभी लोग इतना उससे संशित परेशान थे, घबराए हुए थे सारे लोग कि हम लोगों को सबको डर लगता था कि यार कोविड की समस्या बनी हुई है। तो 3 वर्ष तो कोविड ने ले लिया और सरकार द्वारा किसी भी तरीके का बजट भी नहीं
नहीं दिया गया। 2 वर्ष का जो समय मिला उसमें कुछ समय उन्होंने अपना सदन में लगाया, बाकी जो समय मिला उस समय में उन्होंने पूरे क्षेत्र में घूमने का प्रयास किया। ऐसा नहीं है कि प्रवीण निषाद जी समाज में नहीं रहे, समाज से दूर रहे, ऐसा कहने की बात गलत है। और प्रवीण निषाद जी उस समय कुछ अस्वस्थ भी हुए थे, बीच में उनकी कुछ तबियत भी खराब थी, जिन कारण बस पूरी सक्रियता नहीं हो पाई। और कोई भी व्यक्ति कोविड काल ऐसा भयावह काल था, उस काल में यदि आप किसी के कार्य की तुलना करेंगे तो कार्य की तुलना करना हमको लगता है कि ये किसी बात से कहीं से भी न्याय तर्क नहीं है। आप अवसर दीजिए, दिया पंचवर्षीय योजना प्रवीण निषाद जी को। आज आप सुनिए, आप सब पत्रकार बंधु हैं, आप लोग 5 साल पहले जब प्रवीण निषाद जी से मिले थे और आज के तारीख में प्रवीण निषाद जी से मिलेंगे तो प्रवीण निषाद जी ने, यदि एक एक गांव में आप जाएंगे तो एक गांव में कम से कम 50-100 लोगों का नाम व्यक्तिगत उनके जुबान पर रटा हुआ है। यदि वो चले नहीं होते, गए नहीं होते तो इतने लोगों का नाम नहीं जानते। इस पूरे 5 विधानसभाओं में यदि आप घूमेंगे तो 5 विधानसभाओं में हजारों हजार नौजवान ऐसे हैं जिनका नाम प्रवीण निषाद जी व्यक्तिगत रूप से लेते हैं अपने संबोधनों में, और व्यक्तिगत रूप से उनको जानते और पहचानते हैं। और जो व्यक्ति नहीं चलेगा तो इतने लोगों का नाम कैसे जानेगा। एक आखिरी सवाल, जनता की उम्मीदों पर प्रवीण निषाद जीतने के बाद कितना खरा उतरेंगे? प्रवीण निषाद जी 100% खड़ा उतरेंगे। देखिए, आपको बतावें कि इस पूरे जनपद को ही नहीं, इस पूरे लोकसभा को मैं कह सकता हूं कि 4 हमारे विधायक हैं, ऐसा यशस्वी नेतृत्व मिला हुआ है। चाहे हमारे सदर के विधायक अंकुर राज त्रिपाठी जी हो, चाहे मेदावल के विधायक जो है अनिल त्रिपाठी जी हो, चाहे धनघटा के विधायक हमारे जो है गणेश चौहान जी हो, चाहे हमारे खजनी के विधायक श्रीराम चौहान जी हो। इन सभी लोगों को यदि आप देखेंगे तो एक ऐसा कुशल नेतृत्व मिला और इस तरीके का युवा नेतृत्व और तर्क संगत जो सारी बातों को रख करके लोगों की समस्याओं को सुनने वाला नेतृत्व मिला है। आप सदर विधायक को देख लीजिए, सदर विधायक जी के पास कोई भी व्यक्ति कभी समस्या लेके गया हो, कोई व्यक्ति यह कह दे कि सदर विधायक जी ने उसकी बात न सुना हो, तो ऐसा कुशल नेतृत्व हमारे इस पूरे लोकसभा को मिला हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी के तो जो कार्यकर्ता हैं वो कार्यकर्ता 5 साल लगातार चुनाव लड़ते हैं और कार्यकर्ता लगातार लड़ता है, क्षेत्र में रहता है, क्षेत्र की समस्याओं को अपने जनप्रतिनिधियों तक बताता है और उन समस्याओं का लगातार निराकरण हो रहा है। चाहे वो सड़कों का निर्माण हो, चाहे आपके नालों का निर्माण हो, चाहे किसी भी तरीके की समस्या हो, उस समस्या का त्वरित निस्तारण हो रहा है। आप सोचिए कि इस जिले को बने कितना दिन, 22-23 साल हो गए। इस 22-23 वर्षों में इस जनपद में जो है आज तक जो है बस अड्डा नहीं था, आज बस अड्डे का कार्य शुरू हो गया। हमारे व्यापारियों की समस्या थी अंडरपास की, आज अंडरपास बन रहा है। तो कितना विकास चाहते हैं एक सांसद से एक बार में? आप समय दीजिए, आप अवसर दीजिए, आपको बहुत सारा कार्य लिया था गांव को, उसमें एक ईंट तक नहीं रखी गई। ये कैसा विकास है? देखिए, ऐसा नहीं है, आप इसको ये नहीं कह सकते कि विकास नहीं हुआ। विकास हुआ यदि कुछ कमियां रहेंगी, क्योंकि बजट का भी अभाव था। जो बजट पूर्ण मिलना चाहिए था वो पूर्ण बजट नहीं मिला। लोकसभा बहुत बड़ी होती है। राजनीतिक होने के नाते इसका विश्लेषण अगर करें तो आप किस नजरिए से इसको देखते हैं? नहीं, इसको मैं बेहतर नजरिए से देखता हूं, क्योंकि देखिए इतनी बड़ी लोकसभा है और गांव जो लिया था उन्होंने उसमें बहुत सारा प्रयास किया काम कराने का, विद्युतीकरण किया और सारे कार्य हुए हैं। कुछ कार्य जो बचे रह गए हैं, उन कार्यों को जो है आने वाले समय में जब अगली पंचवर्षीय योजना उनको कार्य करने का अवसर मिलेगा तो वह गांव आपको मॉडल ग्राम सभा के रूप में देखने को मिलेगा, जो कि पूरे प्रदेश में आपको एक मॉडल ग्राम के रूप में दिखेगा। क्योंकि प्रवीण निषाद जी इंजीनियर है और इंजीनियर की सोच है, पढ़ा लिखा व्यक्ति यदि आपके बीच में एक नौजवान यदि आगे आता है, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? इंजीनियर व्यक्ति जो है यदि उसकी सोच अलग होगी, उसका एक विजन होगा कि इस जनपद को कैसे विकसित किया जाए, इस पूरे लोकसभा को कैसे विकसित किया जाए, उसका जीता जागता उदाहरण यदि आप देखना चाहते हो तो आप देखिए कि जैसे अंडरपास की जो बात आपने किया था, अंडरपास के बारे में लोग कह रहे थे कभी नहीं बन पाएगा, लेकिन आखिरकार अंडरपास बन रहा है। तो इस तरीके की चीजों को उन्होंने कार्य किया। पूर्व के बहुत सांसद आए जिन लोगों ने आश्वासन दिया कि कार्य करूंगा, लेकिन नहीं कर पाए थे, लेकिन इंजीनियर प्रवीण निषाद जी ने कार्य किया। तो देखिए, व्यापारियों का हो, चाहे किसानों का हो, चाहे नौजवानों का हो, चाहे गरीबों का हो, चाहे मजलूमों का हो, वो सबका प्यार पा रहे हैं, सबका समर्थन पा रहे हैं। और मैं सबसे एक बार पुनः अपील करूंगा कि सभी लोग अपने घर से ज्यादा संख्या में निकले और आने वाले 25 तारीख को कमल के निशान पर बटन दबा करके इंजीनियर प्रवीण निषाद को भारी से भारी मतों से विजयी बनावें। तो ये थे हमारे साथ समाज सेवी और उद्यमी श्रीनारायण सिंह जी, जो अभी भाजपा में ज्वाइन कर लिए हैं। और इनका कहना है कि सांसद प्रवीण निषाद जी इस बार जनता की उम्मीदों पर खरा उतरने का पूरा प्रयास करेंगे और इसके साथ साथ जनता के अलावा व्यापारी हितों का भी और सुरक्षा को लेकर भी ध्यान देंगे।
देखने वाली अब बात यह होगी कि 25 मई को जनता उनके पक्ष में मतदान करती है या नहीं, और करवट लेगा, सांसद वो बनेंगे या पप्पू निषाद सांसद बनेंगे। हमारे साथ बने रहिएगा। मिश्रा, संत कबीर नगर।